कौन सा F2? हाँ तो माइनस है तो, अरे नेट एक्सटर्नल फोर्स मतलब टोटल फोर्स F1 प्लस F2 टोटल फोर्स। अब F2 कहाँ में है? माइनस में, तो F1 F2, और दोनों एक दूसरे के क्या है? इक्वल और अपोजिट, तो कितना? रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस मतलब जितने टोटल फोर्स उस बॉडी पे वर्क कर रहे हैं उनका सम क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। जीरो। सम मतलब एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम मतलब आप उसके डायरेक्शंस को भी क्या करोगे? कंसीडर करोगे। अगर डायरेक्शंस को कंसीडर नहीं करोगे तो नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो कैसे होगा? तो ये ऊपर के डायरेक्शन में, ये नीचे के डायरेक्शन में। मान लो इस बुक पे एक फोर्स मैं यहां से भी लगा रहा हूं, एक फोर्स मैं यहां से भी लगा रहा हूं, F3 F4, ठीक। और दोनों को मेरे दोनों हाथ है, मैं दोनों हाथ से बुक को क्या कर रहा हूं? पुश कर रहा हूं। कुछ होगा बुक में? कुछ नहीं होगा, बुक ज्यों की त्यों। इट मींस अब 4 फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, F1 F2 F3 F4, लेकिन रिजल्टेंट क्या है एक्सटर्नल फोर्सेस का? जीरो। तो बुक विल बी इन रेस्ट। सेम चीज होती है यूनिफॉर्म मोशन के साथ, ठीक है ना? उसमें भी बहुत से फोर्सेस वर्क करते हैं, बट रिजल्टेंट फोर्स जीरो रहता है, इसलिए वो अपने यूनिफॉर्म मोशन को क्या करती है? मेंटेन करती है, राइट? सो टू थिंग्स, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन विल गिव यू द डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया। जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वही तो इनर्शिया की डेफिनेशन है। ए बी, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन विल गिव यू द डेफिनेशन ऑफ फोर्स आल्सो। फोर्स कैसे? फोर्स टेंड्स टू मूव द बॉडी और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी। कह सकते कि नहीं? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कह रहा है कि कोई भी बॉडी रेस्ट में है या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन मेंटेन कर रही है, कब तक? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। तो हम फोर्स की डेफिनेशन क्या निकाल सकते हैं कि फोर्स वो है जो ये इसके चेंज ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर रहा है। कह सकते कि नहीं कह सकते? फोर्स क्या है? जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में जो बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को मेंटेन कर रही है, उसको क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। वो क्या है? फोर्स। सो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन विल गिव यू द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। समझ में आया सबको? हाँ भाई, लिखो। यस सर। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, everybody continues in its state of rest, or uniform motion in a straight line unless compelled, COMPELLED, unless compelled, yeah, by the net external force, to net external force to change that state, पढ़ो एक बार फर्स्ट लॉ। लाइन चेंज वही है जो पढ़ा है, कोई इसमें डिफरेंस तो है, जिंदगी भर से पढ़ते हैं। दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड लाइन चेंज, पैरा चेंज। दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया। अब लाइन चेंज करो और लिखो कि डेफिनेशन ऑफ फोर्स
comes from the Newton's first law of motion. Definition of force comes from the Newton's first law of motion, right? That is I.E. लाइन चेंज, कोट एंड कोट, लाइन चेंज करो और डबल कोट लगाओ. Force is something which changes or tends to change the state of rest or uniform motion of the body in a straight line, quote and quote close. अब हो गया, लिख लिया. अब ऐसा एक नोट का बॉक्स बनाओ. नोट, बहुत अच्छे से नोट्स बनाना है ना. नोट, इस नोट के अंदर लिखो द स्टेट ऑफ रेस्ट. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, ये जो बताया ना, इसको लिखवाने जा रहा हूं. नेट एक्सटर्नल फोर्स का जो कॉन्सेप्ट अपन ने नया इंट्रोड्यूस किया ना, उसको लिखवाने जा रहा हूं. द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन cannot be changed even if a large number of forces are acting on the body, but the resultant of these forces is zero. नोट के बॉक्स को बंद कर लो. अब इस लाइन को पढ़ो. जो कॉन्सेप्ट हमने समझा, ये लाइन हमें वही कॉन्सेप्ट बता रही है कि नहीं बता रही? देखो, सर एक्टिंग इन द बॉडी के बाद आर एक्टिंग, मुझे खुद देखना पड़ेगा, एक्टिंग ऑन द बॉडी बट द रिजल्टेंट ऑफ दीज फोर्सेस इज जीरो. पढ़ो, आ रही है वही चीजें सेम. ये वाला फिगर बना लो अगर तुम्हें बनाना हो, जिससे तुम्हें ध्यान. हर्ष प्लीज, हर्ष यूज योर माइक. ये सारी फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल रहेंगी ना? ऑफ कोर्स मैग्नीट्यूड में तो इक्वल रहेंगे, बट फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी ना. यस और नो? So you will consider the direction also. I have told you, right? ये बना लो, तुम्हें समझने के काम में आएगा, है ना? और इस टाइप से लिख लो. I will introduce you with this new term, not new for you. Next heading. I hope every single one of you have listened this, right? ये word तो सबने सुना है. Who the one will explain that what is linear momentum except the product of velocity and mass? बताओ, कौन explain करेगा? सबको पता है linear momentum. Now explain what is linear momentum except the product of mass and velocity. चलो देखते हैं. नहीं, बुक नहीं. शाबाश. Anyone who wants to try? दिव्यांका.
एक्चुअली आई डोंट नो द नेम ऑफ द न्यू पीपल, इसलिए मैं नाम नहीं लेता हूँ। आप ये मत सोचना, मैंने फर्स्ट डे क्लास में बोला था आई डोंट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द स्टूडेंट्स। आप सब जिस दिन मस्ती की पाठशाला में आ जाओगे, एक ग्रुप है हम लोग का, आपको समझ में आ जाएगा कि सब बराबर ही है, ठीक है। सो आई यूजुअली डोंट डिस्क्रिमिनेट, बट आई डोंट नो द नेम्स, दैट्स व्हाई ये हो रहा है, ठीक है। थोड़ा एक आध हफ्ते जेलवेल हो जाओगे, नाम ध्यान आ जाएंगे, तो फिर तो सबका सभी बराबर है, ठीक। ओके फाइन, करो एक्सप्लेन यार। क्या वो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी में पता है क्या? अरे कॉन्सेप्ट समझाओ कोई। हाँ, जैसे अगर कोई कार है तो वो स्पीड कंटिन्यूअस रैपिडली मूव कर रही है, तो ठीक है। उसको जो अपन को रोकने के लिए जो फोर्स लगेगा वो बहुत बड़ा हाँ। होगा। तो ठीक जो है। फोर्स उसको रोकने के लिए लगेगा और स्पीड बढ़ाने के लिए लगेगा वो बड़ा होगा, और जो उसको मतलब जब ब्रेक करेंगे अपन तो उसमें जो फोर्स लगाएंगे वो भी बहुत बड़ा होगा। तो इससे भी मिलता है। वो नहीं, फोर्स बड़ा होगा तो उसके बाद वाली लाइन क्या बोली कि लीनियर मोमेंटम। यह इससे मिलता है अपन को कि मास और वेलोसिटी दोनों का कॉम्बिनेशन। ठीक है, ठीक है, चलो थोड़ा बहुत कंसीडर कर लेते हैं। और कोई? अक्षय नहीं, अधिक कोई ऑनलाइन? अंशिता, यू वांट टू ट्राई? नो भैया Okay, let जितना me- ज्यादा ग्रेट हाँ, जितना ज्यादा, हाँ, जितना ग्रेटर ज्यादा, जितना मतलब मास होगा हाँ, ऑब्जेक्ट का, जितना मास हाँ, होगा उतनी हाँ, ही वेलोसिटी लगेगी, हाँ, और उतना ही फिर अपना मोमेंटम। वो वही बात हो गई, दैट लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड द वेलोसिटी। ओके फाइन, गुड। चलो कोई नहीं, मैं आज आपको बताता हूँ कि लीनियर मोमेंटम असलियत में है क्या, ठीक है। आपने वर्ड नहीं सुना, मोमेंटम, मोमेंटम, मूवमेंट ऑफ मास इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। समझ रहे हो? बॉडी का मास अगर एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इट मींस इट हैज लीनियर मोमेंटम, इट मींस इट हैज क्वांटिटी ऑफ मोशन। ये वर्ड हमेशा याद रखना, यही है लीनियर मोमेंटम। किसी बॉडी के पास कितनी क्वांटिटी है मोशन करने की, किसी बॉडी के पास कितनी क्वांटिटी है मोशन करने की, दैट इज लीनियर मोमेंटम। वर्ड में ही है डूड, मोमेंटम, मूवमेंट ऑफ मास, मूवमेंट ऑफ मास विद अ पर्टिकुलर वेलोसिटी इज मोमेंटम। तो वेलोसिटी और मोमेंटम में क्या डिफरेंस है? बिकॉज वेलोसिटी भी सेम चीज शो करती है, मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, राइट, बट वेलोसिटी वोंट कंसीडर द मास। जहां पे मास और वेलोसिटी दोनों आ जाए, मतलब मोशन की क्वांटिटी की बात करने लगे अब अपन, कि कितनी बॉडी के अंदर कितनी क्वांटिटी है मोशन करने की। समझ रहे हो? इट मींस यू आर इंट्रोड्यूसिंग द लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम इज मूवमेंट ऑफ मास इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, राइट। किसी बॉडी के अंदर कितनी क्वांटिटी ऑफ मोशन है, अब इसको हम मास और वेलोसिटी से समझते हैं। समझो कि अगर दो बॉडी है, एक है ट्रक जिसका मास है m1 और एक है कार जिसका मास है m2, और दोनों सेम वेलोसिटी v से मूव कर रहे हैं। अब ये बताओ, ट्रक को रोकने के लिए ज्यादा फोर्स लगेगा कि कार को रोकने के लिए ज्यादा फोर्स लगेगा? ट्रक को रोकने के लिए। क्यों ट्रक को रोकने के लिए ज्यादा फोर्स लगेगा? क्योंकि ट्रक के पास क्वांटिटी ऑफ मोशन ज्यादा है, ट्रक का मास ज्यादा है, इट मींस ट्रक के पास क्वांटिटी ऑफ मोशन ज्यादा है, इसलिए ट्रक को रोकने के लिए ज्यादा फोर्स लग रहा है। इट मींस क्वांटिटी ऑफ मोशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? मास। ऐसे आया ये, ऐसे आया, समझ में आया? अब वेलोसिटी का केस देखते हैं। वंस मोर, गुड। ट्रक मूव कर रहा है और कार मूव कर रही है, वेलोसिटी दोनों की सेम है, किसको रोकने के लिए ज्यादा फोर्स लगेगा? ट्रक को रोकने के लिए। क्यों? क्योंकि ट्रक के पास क्वांटिटी ऑफ मोशन ज्यादा है, तभी तो ज्यादा फोर्स लगा रोकने में। उसके पास क्वांटिटी ऑफ मोशन ज्यादा है, तभी उसको ज्यादा फोर्स लगा रोकने में, और ट्रक का मास भी ज्यादा है। इट मींस क्वांटिटी ऑफ मोशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। पहली चीज, ये तो क्वांटिटी ऑफ मोशन केवल मास पे डिपेंड करता है क्या? अभी देखते हैं ना, अभी आगे देखते हैं। सपोज दो ट्रक, दोनों का मास सेम,
एक वेलोसिटी v1 से मूव कर रहा है, एक वेलोसिटी v2 से मूव कर रहा है, और ट्रक 1 बहुत ज्यादा स्पीड से मूव कर रहा है, तो किस ट्रक को रोकने में ज्यादा फोर्स लगेगा? ट्रक 1 ट्रक 1 ट्रक 1, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है, क्योंकि इसके पास क्वांटिटी ऑफ मोशन ज्यादा है. सो क्वांटिटी ऑफ मोशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mass and velocity of the Velocity. body. यहां से आया वेलोसिटी का, राइट? सो दिस इज हाउ यू कैन शो दैट लीनियर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. कॉन्सेप्ट समझ में आया लीनियर मोमेंटम का? Yes, sir. Yes, sir. हाँ भी लिखो लिखो. The quantity of motion contained in a body is known as linear momentum of the body. Line change. It is directly proportional to the mass of the body and the velocity of the body. Therefore, line change, 3 डॉट लगाना, therefore का मतलब 3 डॉट. P vector is equal to m p. Right? The students who are new, let me tell you what this arrow signifies. This arrow signifies that linear momentum is a vector quantity. It has magnitude as well as direction. Velocity is also a vector quantity. It has magnitude as well as direction. But mass is a scalar quantity. तो ध्यान रखिएगा, आप जब भी वेक्टर क्वांटिटी को डिनोट करेंगे तो उसके ऊपर क्या लगाएंगे? एरो. एरो इज शोइंग दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. और कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है. ये वेक्टर लगाने का मतलब होता है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. एंड आई होप यू नो व्हाट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड व्हाट इज अ स्केलर क्वांटिटी. कोई दिक्कत तो है नहीं, राइट? सो P is equals to mv, राइट? यहां से ये फॉर्मूला आता है, लीनियर मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी. समझ में आया? और कुछ तो आई थिंक इसमें लिखवाने का. हाँ, एक और चीज लिख लो. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. whose direction is same as that of velocity. स्टार्टिंग से बोल दीजिए एक बार. Okay, it is a vector quantity, linear momentum. It is a vector quantity whose direction is the same as that of velocity. सेकेंड लॉ. ओके, एक सेकेंड. ऐसा यूनिट क्या होगी लीनियर मोमेंटम की? हाँ, वेरी गुड, लिख लो. ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड. मीटर. मास की केजी, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड. ठीक है, केजी मीटर पर सेकंड. सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. Right? Now we have introduced the momentum. So, second law of motion, कोई भी बताना चाहेगा? What is the second law of motion?
मोमेंटम के बाद भूल गए। न्यूटन सेकंड लॉ, ऑफ कोर्स, ऑनलाइन वालों सब फॉर्मूला बता रहे। स्टेटमेंट क्या है? अरे न्यूटन सेकंड लॉ का स्टेटमेंट क्या है? फाइन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ linear momentum is directly proportional to the external force applied and the change is in the direction of the force applied. सर एक्सटर्नल फोर्स बस नहीं आ रहा था सर यार। क्या हुआ? क्या हुआ? एक्सटर्नल फोर्स वर्ड याद नहीं आ रहा था सर बस। अच्छा, उसके बाद याद नहीं आ रहा था। ओके फाइन, सो स्टेटमेंट क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम is directly proportional to the external force applied and the change is in the direction of the force applied. Now let us understand what does it mean. Suppose a body is moving with a particular velocity v, right? आपने इस बॉडी का, इसका लीनियर मोमेंटम इनिशियल कितना है? p1 इक्वल्स टू m v1, राइट? आपने इस बॉडी को धक्का मार दिया, चलती हुई बॉडी को कोई दौड़ रहा था, उसको दिया धक्का अच्छे पीछे से, उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। नाउ दिस बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी v2, इट्स लीनियर मोमेंटम इज m v2, राइट? तो क्या कह रहा है सेकंड लॉ? कि ये जो लीनियर मोमेंटम में चेंज हुआ, दैट इज p2 माइनस p1, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया। खत्म। क्या कह रहा है सेकंड लॉ? कि ये जो लीनियर मोमेंटम में चेंज हुआ, हम पहले क्या पढ़ते थे? वेलोसिटी में चेंज पढ़ते थे, अब हमने नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया, लीनियर मोमेंटम। तो सेकंड लॉ कह रहा है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, अब रेट ऑफ चेंज आ गया, मतलब रेट ऑफ चेंज मतलब पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कितना चेंज हो रहा है, दैट इज रेट ऑफ चेंज। ठीक, तो पहले टाइम मान लो t 2 सेकेंड पे लीनियर मोमेंटम था p1, दैट इज mv1, और t 6 सेकेंड पे लीनियर मोमेंटम चेंज हो गया। कितना हो गया? p2 mv2, क्योंकि हमने बॉडी को धक्का मारा। धक्का मारा मतलब f एक्सटर्नल मारा। सो लॉ कह रहा है कि ये जो चेंज हुआ है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस फोर्स के जो आपने धक्का मारा। दैट इज द सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। लेकिन ये आधा है, एक और चीज है कि द चेंज इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड। मान लो अगर आप फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाइड करोगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी इस डायरेक्शन में होगा, और अगर आप फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई करोगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी इस डायरेक्शन। यहां जाके कंप्लीट होता है सेकंड लॉ। हाँ, P1 V2 अलग अलग डायरेक्शन में अप्लाई हो रही तो P1 और P2 अलग अलग डायरेक्शन में कब? जब आप फोर्स को अपोजिट डायरेक्शन में लगाओ। समझ रहे हो? कोई बॉडी, हाँ, तो अगर फोर्स को अपोजिट डायरेक्शन में लगाओगे तो बस वही चेंज भी अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। खत्म, आपका नेगेटिव में आ जाएगा, एंड नेगेटिव साइन शोज द डायरेक्शन। अच्छा, अब इसी से आपका निकलता है क्या? देखो क्या कह रहा है? चेंज इन लीनियर मोमेंटम, मतलब dp मान लो, dp इज द चेंज। p2 माइनस p1 को क्या लिख सकते हैं? dp। dp क्या है? चेंज। d डेल्टा, ये सब क्या बताते हैं? चेंज ही तो बताते हैं, है ना? सो dp इज द चेंज इन मोमेंटम and dt is the change in time interval. This is directly proportional to force. F external is directly proportional to dp upon dt. अगर आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो F एक्सटर्नल हो जाएगा K dp अपॉन dt। P की वैल्यू होती है mv, सो d mv अपॉन dt। K, m को बाहर ले लो तो dv अपॉन dt। dv अपॉन dt क्या है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन टाइम, ऐसे समझ लो, डिफरेंशिएशन भूल जाओ। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन।
Acceleration. So dv upon dt is a. So F external आ गया K M A. In SI, K is equals to 1. 1. So F external is equals to MA, जो कि अभी ध्रुव कह रहे थे कि ये है सेकंड लॉ, ये सेकंड लॉ नहीं है। अब हम ये कह सकते हैं कि सेकंड लॉ विल गिव द मेजरमेंट ऑफ फोर्स, फर्स्ट लॉ विल गिव द डेफिनेशन ऑफ फोर्स, और सेकंड लॉ विल गिव द मेजरमेंट ऑफ फोर्स। फोर्स का मेजरमेंट कौन प्रोवाइड करेगा? सेकंड लॉ प्रोवाइड करेगा। देखो हमने देखा, दिस इज द प्रूफ। हाँ सूर्या, हाथ उठाना बंद करो और पूछो। भैया ये एफ एक्सटर्नल की जगह अपन एफ नेट एक्सटर्नल क्यों नहीं लेंगे? एफ नेट एक्सटर्नल क्यों नहीं लेंगे? आप ले लो एफ नेट एक्सटर्नल। यहां तो हम सिर्फ एक ही फोर्स की बात कर रहे हैं ना सूर्या, दैट इज एक्सटर्नल, राइट? ऑफ कोर्स अगर ब्रॉडर केस लोगे तो आप उसको एफ नेट लिख दोगे। गुड क्वेश्चन, दैट वुड बी सेम, राइट? नाउ यू नो द कॉन्सेप्ट कि एफ नेट ही यूज करना है हर जगह, राइट? बट अगर जब हमने ये डेरिवेशन किया उस केस में तो हम एक फोर्स कंसीडर कर रहे हैं ना। मैं मान रहा हूं कि ना आई एम यूजिंग द सिंगल फोर्स, सो आई कैन यूज एफ एक्सटर्नल। क्लियर? तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा भैया नेट एक्सटर्नल लगने में? अरे ऑफ कोर्स आएगा। अगर मान लो कि ये बेटा यहाँ पे एफ नेट और एफ एक्सटर्नल मेरे लिए सेम है, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट द सिंगल फोर्स ओनली। अगर आप एफ नेट लोगे मतलब दो तीन फोर्सेस जो वर्क कर रहे हैं उनका रिजल्टेंट लोगे एम इंटू ए के इक्वल। ठीक है? अच्छा हाँ ठीक है भैया। भैया हाँ बेटा, मतलब जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा वो हाँ। v1 के डायरेक्शन पे डिपेंड ना हो कि v2 के डायरेक्शन में डिपेंड होगा? नहीं, P2 की डायरेक्शन में डिपेंड नहीं होगा, वो चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन पे डिपेंड होगा। वो डिपेंड करेगा कि P1 ज्यादा है कि P2 ज्यादा है। समझ रहे हो? अगर P1 की वैल्यू ज्यादा है P2 से तो तुम फोर्स लगाओ, वो किसी डायरेक्शन में मूव करेगा, P1 के डायरेक्शन। यस और नो? अगर P2 की डायरेक्शन ज्यादा है, P2 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा? P2। सो इट विल डिपेंड ऑन द रेट ऑफ चेंज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो कॉन्सेप्ट अपन लास्ट में पढ़ चुके उसी जैसा, रेट ऑफ चेंज पे डिपेंड करेगा, राइट? ओके, लिखे। और कोई डाउट किसी को? कोई नया बच्चा कोई डाउट पूछना चाहता है तो पूछ सकता है, सबको लायबिलिटी है। यू कैन आस्क व्हाटएवर यू वांट। लिखो फिर न्यूटन सेकंड लॉ। द टाइम रेट ऑफ चेंज डेरिवेशन 9th क्लास में भी था सर, लेकिन डिफरेंशिएशन के साथ नहीं था ये डेरिवेशन। हाँ आई कैन अंडरस्टैंड। ओके ओके ओके, हाँ आई नो ये है। मैं आई मीन आई एम नॉट डिनाइंग, आपको तीनों लॉज ऑफ मोशन है। आप 9th ही तो 11th में पढ़ रहे हो बेटा। सर तो 9th वाला डेरिवेशन नहीं चल सकता? नहीं चल सकता, नहीं चल सकता। भूल के भी 9th वाला डेरिवेशन मत करना, बिल्कुल सोचना भी मत। ठीक है? यही डिफरेंस है, जो मैं करा रहा हूँ आप वो करिए। आपके एनसीईआरटी में यही है, तो डीप में पढ़ना है भैया, वरना 9th ही पढ़ के 11th निकल जाएगी। सो ठीक है, अभी एक और बात बच्चों को बतानी है। whosoever are new, आप एक बात ध्यान रखिए, मैं आज आपके लिए इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की जो वीडियोस है वो पब्लिक कर दूंगा। वो वीडियोस आप आज देख लेना प्लीज। आप उसके नोट्स वोट्स मत बनाना, एक बार जस्ट गो थ्रू करना, गो थ्रू। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट है जो इंटीग्रेशन का और डिफरेंशिएशन का, वो समझ में आ जाएगा, बिकॉज कल से वो यूज होने वाला है। तो अगर आप खुद नहीं देखोगे, आप चाहते हो कि मैं करा दूं, तो ठीक है, कल का गैप लेके कल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की क्लास लगा लेते हैं, परसों कर लेंगे कंटिन्यू। और लेकिन अगर आप देख सकते हो उससे सब कुछ समझ में आ जाएगा, आई कैन गारंटी। और आप टेंशन मत लीजिए, वो मैं आपको फिर से पढ़ाऊंगा जब अपन 30 जून से क्लास स्टार्ट करें। तो एक बार मैं इसलिए कह रहा हूं, विदाउट नोट्स आप जस्ट एक बार उसको गो थ्रू करो, ठीक है? आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के क्लियर हो जाएगी, ठीक है? क्योंकि कल से थोड़ा थोड़ा इंपल्स आएगा तो यूज होना वो चालू हो जाएगा, ठीक है? इसके अलावा और कोई डाउट हो तो आप पर्सनली पूछ ले। लिखो, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, the time rate of change of a linear momentum of a body is it directly proportional
is directly proportional to the net applied force. To the net applied force on the body. And this change takes place in the direction of applied force. Right? So हर्ष ध्यान रखना, जो डायरेक्शन है वो मोमेंटम के चेंज पे डिपेंड ना करके आपके एफ एक्सटर्नल पे डिपेंड करेगा। जिस डायरेक्शन में एफ एक्सटर्नल है उस डायरेक्शन में चेंज हो। ठीक है, ओके भैया। अब लिख लिया, चल। लेट P is equals to linear momentum, ये प्रूफ है। लेट P is equals to linear momentum and ब्रैकेट पैरो लगा, dP is equals to, क्या है dP? change in linear momentum. dP is equals to change in linear momentum. Change in linear momentum in time dt, in time interval dt. अच्छे से लिखो, 11th क्लास की लैंग्वेज। in time interval dt, फुल स्टॉप। तो फिर dt अपॉन dt क्या हो जाएगा? टाइम रेट ऑफ चेंज, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। लिखना इसके नीचे, dp अपॉन dt इज इक्वल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। Hence, according to Newton's second law, लिख लो, ये लिखा हुआ। जहां जहां यूज करो, इसके बाद यहां सुनो, इसके बाद यहां लिखना वेयर के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। जैसे लिखते हैं, माइक किसका ऑन है? अबे तुम्हारे यार बहुत खराब। अच्छा, कौन है? भैया दुर्गेश यार। Okay, where K is proportionality constant. फिर F external आ जाएगा ये, since P is equals to MV. ओके, पूरे डेरिवेशन को अपन वेक्टर में डील करते हैं। Since dV upon dt is equals to a vector.
ये वेयर केस के बाद क्या बोला था, कौन सा कांस्टेंट है? कौन सा कांस्टेंट है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। सर अपन ने मास को बाहर निकाला था डिफरेंशिएशन के, हाँ, तो मास को कांस्टेंट मान के बाहर निकाल लिया। एक्सीलेंट, गुड क्वेश्चन बेटा। मास इन न्यूटोनियन फिजिक्स इज ऑलवेज कांस्टेंट। जब तक आइंस्टीन नहीं आए थे तब तक न्यूटन थे, और न्यूटन थे तो न्यूटन के टाइम में मास कांस्टेंट, मास कांस्टेंट। मास कब ट्रेवल होना चालू हुआ? जब E = mc स्क्वायर आया, ठीक है। उसके पहले हम न्यूटोनियन फिजिक्स पढ़ते हैं। न्यूटोनियन फिजिक्स में मास को क्या देते हैं? F external = ma. The direction of force, इस इक्वेशन से बताओ फोर्स का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा? एक्सीलरेशन। Very good. The direction of force is in the direction of acceleration. कोट एंड कोट इसके बाद लिखो, कोट एंड कोट। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स द, क्या के बाद भैया? कोट एंड कोट नहीं, किस चीज के बाद लिखना? इसी लाइन के बाद, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स वाली लाइन के बाद क्या लिखा? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स द, क्या देता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन? मेजरमेंट ऑफ फोर्स। मेजरमेंट ऑफ, वेरी गुड, मेजरमेंट ऑफ फोर्स। कोट एंड कोट क्लोज। भैया मेजरमेंट ऑफ फोर्स, एक और बात सुनो, अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाने से बॉडी की वेलोसिटी बढ़ रही है, देन इट इज कॉल्ड एक्सेलरेटिंग फोर्स। ठीक, अगर वेलोसिटी बॉडी की हमारे एक्सटर्नल फोर्स लगाने से बढ़ रही है, मान लो प्रेमचंद्र इस डायरेक्शन में दौड़ रहा था, मैंने दिया पीछे से धक्का, बॉडी की वेलोसिटी बढ़ गई, इट मींस इट इज कॉल्ड एक्सेलरेटिंग फोर्स। और अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाने से बॉडी की वेलोसिटी कम हो रही है, देन इट इज कॉल्ड रिटार्डिंग फोर्स। इट इज कॉल्ड रिटार्डिंग फोर्स। एक्सेलरेटिंग फोर्स के बहुत सारे एग्जांपल है, कोई रिटार्डिंग फोर्स का एग्जांपल दो। ब्रेक इज अ फोर्स, ना ना बस। Sir, applying a force on a ball to stop it. कोई भैया ऐसा जब एक पेपर force का है? फ्री फॉल होता है तो यार Frictional force। कोई ऐसा फोर्स है तुम्हारे दिमाग में? कल बता। फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स इज अ रिटार्डिंग फोर्स। भैया एयर रेजिस्टेंस नहीं होती हो? क्या? एयर रेजिस्टेंस। Air resistance, of course. Air resistance was also a retarding force. Very good. But friction is a force. Frictional force is the retarding force. It always opposes the motion of the body. Velocity को हमेशा कम करने का काम करता है friction. So friction is a retarding force. ठीक है? लिख लो दो लाइन में। If the external force acting on the body increases its velocity, if the external force acting on the body increases its velocity, it is called accelerating force. Line change, इसका उल्टा लिखो, इंक्रीजेस की जगह डिक्रीजेस आ जाएगा। हाँ, ये ज्यादा बढ़िया है, वो आदि सही कर, तो लिखने का काम कम हो जाता है जब आप यही यूज करते हैं।
आपके नोट्स से आपको समझना है दुनिया से क्या। इसका एग्जांपल ले लेना फ्रिक्शनल फोर्स। एक नई चीज सिखाने जा रहा हूं, आई होप आपने पहले ये चीज देखी हो या नहीं देखी हो, बट लेट्स सी। और जो सिखाने जा रहा हूं वो आपको 11th और 12th में हर चैप्टर में काम में है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन कैसे लिखते हैं, ठीक है? पता नहीं आपने सीखा है कि नहीं, बट वी विल सी। हेडिंग डालो यूनिट्स ऑफ फोर्स, यूनिट्स ऑफ फोर्स, यूनिट्स। यूनिट्स ऑफ फोर्स। पहला स्टार बनाओ, एब्सोल्यूट यूनिट्स। इसमें भी पहली है इन सीजीएस। सीजीएस में क्या होती है फोर्स की यूनिट? डाइन। Dyne. Dyne. राइट। ओके, द पीपल हु डोंट नो व्हाट इज सीजीएस, क्या होता है कि बहुत सारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं, ठीक है? जैसे कि सीजीएस, जैसे कि एफपीएस, जैसे कि एमकेएस, जैसे कि एसआई। आप ये जानते हो, ठीक? ये इसलिए जानते हो कि इसमें मास लेते हैं हम केजी में, लेंथ लेते हैं हम मीटर में, और टाइम लेते हैं हम सेकंड में। लेते हैं? एसआई में लेते हैं कि नहीं लेते? सिमिलरली सीजीएस में लेंथ लेते हैं हम सेंटीमीटर में, मास लेते हैं हम ग्राम में, और टाइम लेते हैं हम सेकंड। ठीक ठीक। तो अलग अलग सिस्टम है। जैसे एसआई यूनिट फोर्स की क्या होती है, आप सबको पता होगा क्या होती है? न्यूटन। न्यूटन होती है ना? एसआई में होती है न्यूटन। जैसे ये न्यूटन होती है ना, ऐसे ही सीजीएस में क्या होती है? डाइन। डाइन, ठीक। सो सिंस एफ इज टू एम ए, तो 1 डाइन हो जाएगा 1 kg, और एक्सेलरेशन 1 ग्राम सर। ओके ओके, सॉरी, वेरी गुड। 1 ग्राम, और एक्सेलरेशन 1 सेंटीमीटर सेकंड माइनस 2। तो 1 डाइन हो जाएगा 1 ग्राम सेंटीमीटर सेकंड माइनस। अब इसको यूज करके आपको 1 डाइन की डेफिनेशन लिखनी, 1 डाइन की डेफिनेशन लिखनी। तो कैसे लिखोगे? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। या तो इस इक्वेशन को यूज करके लिख दो, इसी को यूज करके लिख दो। कैसे लिखोगे 1 डाइन की डेफिनेशन? ये नई चीज है, ये आपने पहले लिखा है कभी? नहीं लिखा ना? फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशंस लिखी है, तो फिर बताओ फिर यहां से 1 डाइन की डेफिनेशन। मुझे पता नहीं था 9th 10th में लिखा है, बिकॉज हाँ, बोलो बोलो प्रेम। एक्सीलेंट, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 1 डाइन, 1 डाइन इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट द बॉडी ऑफ 1 ग्राम बाय 1 सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर। एक डाइन कितना फोर्स है जो 1 ग्राम की बॉडी को कितना एक्सेलरेट करे? 1 सेंटीमीटर सेकंड माइनस 2 से। कह सकते कि नहीं कह सकते कि 1 डाइन कितना फोर्स है? 1 डाइन इतना फोर्स है जो 1 ग्राम की बॉडी को कितना एक्सेलरेट करे? 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करे। द फोर्स इज 1 डाइन। 1 डाइन इज द फोर्स which produces the acceleration of 1 centimeter second square in the body of 1 gram.
दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वन डाइन। अगर समझ में आया तो देखो दूसरी, इन एसआई क्या होती है, ये होती है। सो इसी फॉर्मूले को यूज करके 1 न्यूटन हो जाएगा 1 kg मीटर पर 1 सेकंड। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां से 1 न्यूटन की डेफिनेशन बोलो। 1 Newton is a force required to move a body of mass 1 kg by the acceleration of 1 meter per second square. Okay, or more clearly you can say 1 Newton is the force which produces the acceleration of 1 meter per second in the body of 1 kg. कह सकते कि नहीं कह सकते? मास Yes, क्या sir. कर रहा है, सॉरी फोर्स क्या कर रहा है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है। कितना? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। किस बॉडी में? 1 किलो की बॉडी में। सो मोर परफेक्टली यू कैन से 1 न्यूटन इज द फोर्स which produces the acceleration of 1 meter per second square in the body of 1 kg, or 1 dyne is the force which produces the acceleration of 1 centimeter per second square in the body of 1 gram. समझ में आया? Yes, sir. लिखो एब्सोल्यूट यूनिट्स, फिर लिखो इन सीजीएस डाइन एफ इक्वल्स टू एमए, यहां तक लिखो, यहां तक। फिर लिखो 1 डाइन, लिख लिया? लिख रहे हो? लिख लिया? यहां तक बोलो। हाँ In भैया। progress. नहीं नहीं लिखा है तो नहीं लिखा तो रुक जा रहा हूं, बट बोल तो दिया करो, मैं कंटिन्यू निकल जाता। Done, sir. Done. 1 dyne is the force, comma, which produces the acceleration of 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। In the body of 1 kg, in the body of 1 ग्राम। ठीक है, फिर ये सेकंड लिखो इन एसआई न्यूटन और 1 न्यूटन, ये और डेफिनेशन लिख लो। आई होप आप सब लिख सकते हो, है ना? 1 न्यूटन लिखो। लिख लोगे ना? ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, ये बहुत सिंपल है। एब्सोल्यूट यूनिट हो गया, ग्रेविटेशनल यूनिट। इसका यूज कॉम्पिटिटिव में होता है, सीबीएसई में नहीं है। स्टिल पढ़ लो, फिर बाद में कौन पढ़ा है ना? पढ़ लो, काम का तो है। सीबीएसई कभी भी कुछ भी पूछ सकता है, बिकॉज 11th क्लास है। आपके टीचर तो बीएससी तक का पढ़ा रहे हैं, चंद्रशेखर लिमिट वगैरह। तो सेंट जोन्स भाई दिक्कत में हो तो सब पढ़ लो। इन सीजीएस ग्रेविटेशनल यूनिट को कहते हैं, आई थिंक ग्राम वेट कहते हैं, ग्राम वेट ही, हाँ ग्राम वेट ही कहते हैं। और ये होता है मास 1 ग्राम इंटू एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा ग्रेविटेशनल यूनिट का?
9.8 9.8 मीटर पर सेकंड meter per second square. या फिर कह सकते हो 980 सेंटीमीटर पर सेकंड। बात बराबर? Yes, sir. 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर को किसमें कन्वर्ट कर लिया? सेंटीमीटर में। आ गया, ठीक है। सो ये हो जाएगा 980 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। या लिख सकते हैं 980, क्योंकि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होता है? 1 डायल। तो 1 ग्राम वेट में होता है 980 डायल। यहां से 1 ग्राम वेट की डेफिनेशन निकाल सकते हैं? बोलो, यहां से, इस वाले क्वेश्चन से। 1 gram weight is the force which produces the gravitational acceleration of 980 centimeter per second square in the body of mass 1 gram. बोल सकते कि नहीं बोल सकते? 1 gram weight is the force which produces the gravitational acceleration of 980 centimeter per second square in the body of 1 gram. बोल सकते हैं? और 1 ग्राम वेट में 980 डायन होते हैं। लिख लो, लिख लो, लिख लो। यहां पे एक लाइन छोड़ देना डेफिनेशन लिखने, और फिर इन एसआई आ जाना। एसआई में इसको 1 किलोग्राम वेट कहते हैं। ये होता है 1 kg इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये होता है 9.8 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1 kg वेट इक्वल्स टू 9.8 न्यूटन। यहां से इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि 1 किलोग्राम वेट इज द फोर्स which produces the acceleration, gravitational acceleration of 9.8 meter per second square in the body of mass 1 kg. ठीक, तो ये दोनों डेफिनेशंस आप लिख लेना, या मैं लिखवा दूं? बोल दो, लिख लोगे ना? वही रेपिटेशन है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है, ये आपको कॉम्पिटिटिव के लिए इंपॉर्टेंट है, ये और ये क्योंकि डायरेक्ट याद करनी है आपको, वहां जाके सॉल्व करने नहीं बैठ जाओ, ठीक है, कि निकालने लगो कि यार क्या था रिलेशन, तो ये पता होना चाहिए। यहां तक कर लिया? बोलो भाई। प्लीज वेट अ मिनट। ओके, वेट फॉर 2 मिनट्स। एक क्या, 2 लो। लिख लिया भैया? लिख लिया। सबसे लास्ट लाइन कोट एंड कोट लिखो। जब डेफिनेशन लिख लोगे उसके बाद लिखो कोट एंड कोट। लाइन छोड़ दो डेफिनेशन के लिए, 2 लाइन, उसके बाद कोट एंड कोट लिखो। ग्रेविटेशनल यूनिट इज g टाइम्स स्मॉल g, इज स्मॉल g टाइम्स द एब्सोल्यूट यूनिट। भैया प्लीज रिपीट। ग्रेविटेशनल यूनिट इज, ये देखो ये लिखा है, g टाइम्स द एब्सोल्यूट यूनिट, एब्सोल्यूट यूनिट, कोट एंड कोट बंद। ये लाइन पढ़ो, समझ में आया क्या लिखा? हाँ भैया।
हाँ सबको भैया। है? यस कोई सर। दिक्कत तो नहीं Yes, sir. है? अभी 5 मिनट है, नया टॉपिक शुरू कर दे। लिखो कंसिक्वेंसेस ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। भैया कल कर लेंगे। चलो कल कर लेंगे। भैया जब लिख तक लो, हम लोग डाल लो। डेफिनेशन लिख ले रहे हैं। consequences of